अजीज़ दोस्तों नमस्कार। अजीज़ दोस्तों, आजकल पाकिस्तान सोशल मीडिया पे जनरल बाजवा की पिक्चर्स और वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें वो एक शादी में शरीक हो रहे हैं। किसी की शादी की वीडियो छोटी सी और एक फ़ोटो सर्कुलेट कर रही है जिससे कुछ यूट्यूबर्स ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ यूट्यूबर्स ने और इंडिया के ख़ास तौर पर यूट्यूबर्स ने ये खबरें लगाई थी कि बाजवा बाथरूम में गिर के मर गया। तो देखें ये ज़िंदा है, लेकिन देखें 11 फरवरी 2026 को बाथरूम में गिरने का वाक़या हुआ था। ये तो कंफर्म था कि वो बाथरूम में गिरा है, कोमा में चला गया है और ये सब चीज़ें हुई। लेकिन अब ये जो वीडियो दिखाई जा रही है, तो इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया में गर्मी का आलम आप देख रहे हैं। इस गर्मी में कोट और नीचे स्वेटर, चलो कोट समझ में आता है कि शादी ब्याह में लोग पहनते हैं, वो ख़ास तौर पे एक जनरल है, आर्मी चीफ रहा है, तो कोट पहनने पे मसला नहीं। नीचे स्वेटर पहनने का मतलब ये है कि ये सर्दियों की वीडियो है, यानी 11 फरवरी को इसके गिर के मरने से पहले की वीडियो है। और यह है कि अब ये निकाल के क्या साबित करना चाहते हैं ये समझ में नहीं आया। ठीक है, आर्मी चीफ था ना, अब तो जो चला हुआ कारतूस होता है उसकी क्या हैसियत होती है। कितने आर्मी चीफ होते हैं जो रिटायर हो के फिर उनकी कोई औकात रहती नहीं है। राइल शरीफ भी बैठा है, कौन पूछता है उसको। जनरल क्यानी बैठा हुआ है, कौन पूछता है उसको। तो अब ये दिखा के क्या साबित करना चाह रहे हैं, आई डोंट नो। अजीज दोस्तों, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे एक वाक़या हुआ है जिसने सोशल मीडिया के पेट भरने के लिए खबरें बहुत दे दी हैं। देखें, ये इकरारुल हसन है। ये इकरारुल हसन मुझे शुरू से ही नापसंद था, इसलिए कि आपको पता है कि मैं पाकिस्तान और ख़ास तौर पे कराची से ऑपरेट करने वालों को करीब से जानता हूं और उनकी रग रग से वाकिफ़ हूं। ये शुरू से आर्मी का टट्टू रहा है। पहली इसकी वजह यह है कि ये ARY चैनल पे काम करता है और ARY चैनल टोटल DG ISPR के डिक्टेशन पे चलता है। इसका प्रोग्राम था सरेआम, जो कि ARY पे इसका प्रोग्राम आता था सरेआम, जिसमें ये स्टिंग ऑपरेशन करता था और कैमरा लेके कैमरामैन के साथ जाके माइक पकड़ के मुख्तलिफ जगहों पे छापे मारता था। अब यहाँ पे मैं इसलिए ज़्यादा इसको डिटेल में आपको बता रहा हूँ कि मैं ऐसे आर्मी के टाउट्स को एक्सपोज करके नंगा करना तो मेरा काम है। अब पहली बात तो ये है कि इस तरह स्टिंग ऑपरेशन किसी की फैक्ट्री पे, किसी के घर पे, किसी के फार्म हाउस पे छापे मारना पुलिस वाले नहीं कर सकते बगैर आर्मी की मर्जी के। एक जर्नलिस्ट कैसे कर रहा था। और इसके स्टिंग ऑपरेशन का ये होता था कि ये बातें बाद में खुल के सामने आ गई कि ये ब्लैकमेल करता था। जहाँ पे कोई नकली दवाइयों की फैक्ट्री में पता नहीं कहाँ कहाँ जो भी गलत काम हो रहे वहाँ पे पहुँच जाता था, और अगर वो ब्लैकमेल नहीं होते थे तो उनका प्रोग्राम चला देता था, वरना वो प्रोग्राम डिलीट कर देता था। ये कंफर्म खबरें आ रही हैं, ठीक है। अब मुसलसल ये जब से ये नई सरकार आई है शहबाज शरीफ की, जब से इमरान खान को हटाया गया है तब से, तो जब से इमरान खान की सरकार हटी है ना, इसने इमरान खान के ख़िलाफ़ एक पूरा प्रोग्राम चलाना शुरू कर दिया है, कंटिन्यूस ये इमरान खान के ख़िलाफ़। और इसकी वजह यह थी कि इस तरह ये PTI के लोग इसको गालियां देते थे और इसको कवरेज मिलती थी और ये हीरो बनता जा रहा था। फिर ये बार बार लंदन आने लगा और लंदन आके फिर एक बार इसने ऐलान किया कि मैं एक नई पॉलिटिकल पार्टी बना रहा हूँ। अब पहले तो मैं इसकी पर्सनल उस पर बता दूँ कि इसने 3 शादियाँ की हैं, ऊपर तले 3 शादियाँ की, तीनों बीवियों को एक ही घर में रख के साथ रहता है। और ये इतना गलत उदाहरण दे रहा है यंग जनरेशन को, इतनी घटिया ये इसकी हरकत है कि मतलब मैं बता नहीं सकता। पैसा तो इसने बहुत बनाया है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये किस तरह ब्लैकमेलिंग का एक रैकेट चलाता था। और जाहिर है इस तरह के प्रोग्राम फिर चलते भी बहुत हैं, तो
टीआरपी वगैरह अच्छी होती है तो इसको एआरवाई भी बहुत अच्छे पैसे देता था। अब इसने नई पॉलिटिकल पार्टी बनाई और इसने कहा कि मैं पीटीआई वालों के को रिप्लेस करूंगा, पीटीआई को। अब इमरान खान का वोट बैंक है ना, इसको सब ललचाई नज़र से देखते हैं। देखें, पीपल्स पार्टी और नून लीग बगैर आर्मी की मदद के कुछ भी नहीं कर सकते। ये बिल्कुल ठकोसला है। बिल्कुल दोनों पार्टियों ने इतनी लूट मार की है और पाकिस्तान आज जो बेड़ा गर्क हुआ है तो आर्मी की निगरानी में ये दोनों पार्टियां रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर हम पहले तो देखें 90s था, 90s में डेमोक्रेसी इस तरह की थी कि 2 साल बेनज़ीर 2 साल नवाज शरीफ, 2 साल बेनज़ीर 2 साल नवाज शरीफ, आर्मी चेंज ओवर करती रहती थी। फिर आया मुशर्रफ, तब तक चीज़ें फिर कंट्रोल में थी। लेकिन मुशर्रफ आया, मुशर्रफ के दौर में बड़ा ही माल बनाया गया, ख़ास तौर पे आर्मी जनरल्स ने और कुछ पॉलिटिशियंस ने, जिसमें एमक्यूएम के सारे पॉलिटिशियन थे और कुछ शेख रशीद टाइप के, मुशाहिद हुसैन टाइप के, और इन लोगों ने माल खूब बनाया और पाकिस्तान बेड़ा गर्क होता रहा। लेकिन सही पाकिस्तान की तबाही का आगाज़ हुआ जब आसिफ जरदारी 2007 में प्रेसिडेंट बनता है और मुशर्रफ को जाना पड़ता है। तब से लगातार 2018 तक नवाज शरीफ और जरदारी पारियां लेते रहे। और फिर इमरान खान का 4 साल का पीरियड आया। ज़ाहिर इमरान खान की भी टीम करप्ट ही थी, लेकिन उसको इस तरह का पाकिस्तान मिला था कि इसके पास कुछ बिल्ड करने के लिए था नहीं, रातों रात कुछ हो नहीं सकता। और अगेन इमरान खान ने भी अपने 4 साल के दौरान कई बार बताया कि बाजवा हर चीज़ डिसाइड करता है, बाजवा और आर्मी ही हर चीज़ कर रहे हैं, मैं तो कुछ नहीं हूँ। और उसी वजह से इसने जब पावर अपने हाथ में, कंट्रोल अपने हाथ में लेने की कोशिश की तो इसको फारिग कर दिया गया। फिर वापस ये शहबाज शरीफ की सरकार आई और ये वाली तो पाकिस्तान की हिस्ट्री की मोस्ट करप्ट, मोस्ट इनकैपेबल और बिल्कुल टफर्स की टीम है। और ऐसी ही टीम आर्मी को सूट करती है, जिसके अंडर में फिर ये है कि चीज़ें पेटी चीज़ें चलती रहती हैं और आसिम मुनीर मज़े से अपने सारे फैसले कर रहा है। तो सबकी नज़रें ललचाई हुई थी कि एक ही वोट बैंक है पाकिस्तान में, वो है इमरान खान का। तो ये भाई साहब पॉलिटिकल पार्टी बनाई, अवाम राज पार्टी। अब वाकया ये हुआ इस्लामाबाद में कि ये एयरपोर्ट पे, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे जब पेपर चेक कराते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड जो खड़े थे एफआईए के, वो आपस में बातें कर रहे थे। तो उसमें से एक ने कहा कि ये जवाद अहमद बनने की कोशिश कर रहा है, इसका हशर भी जवाद अहमद जैसा होगा। अब जवाद अहमद कौन है? जवाद अहमद एक सिंगर है और इसने इमरान खान के ऊपर बहुत क्रिटिसाइज करना शुरू किया और उसने भी एक कोशिश की थी जब इमरान खान को हटाया गया कि वो इमरान खान को रिप्लेस कर ले। लेकिन हर एरा गैरा आके अगर कोशिशें करेगा तो इस तरह चीज़ें होती नहीं हैं। तो जवाद अहमद को खूब गालियां पड़ी यूथियों की तरफ से और यह है कि चीज़ें चलती रहीं। जवाद अहमद को आज कोई भाव भी नहीं पूछता, बड़ी बड़ी बातें करता था ये। अब इकरारुल हसन को जब ये सुना इसने कि ये आपस में बातें कर रहे हैं तो इसने वहाँ पे बदतमीज़ी की सारी हदें पार कर ली और एफआईए को खड़े खड़े सुनाई कि तुम वर्दी में हो, तुम वर्दी में हो तो तुम कैसे पॉलिटिकल बात कर सकते हो? पॉलिटिक्स करनी है तो वर्दी उतारो, पार्टी बनाओ अपनी, और यूथड़ आप पे कर रहे हो। और ऐसी ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल की और ऐसी ऐसी बदतमीजी की। अब आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान के एयरपोर्टों का हाल आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान के एयरपोर्टों पे किसी की हिम्मत नहीं है कि वर्दी वाला, चाहे वो एफआईए का हो, एयरपोर्ट सिक्योरिटी का हो, पुलिस हो, आर्मी का हो, उसको कोई ऊंची आवाज़ में बात कर जाए। वो वर्दी वाला बेचारा इसको माफिया मांगता रहा कि मैंने आपसे थोड़ी कहा है, मैं आपस में अपने कलीग से बात कर रहा हूँ, उसमें आप क्यों इतना वो कर रहे हैं? तो बात तो सही है, आपस में तो कोई बात कर सकता है। तुम तो एक तो इसको कवरेज लेने के लिए और पब्लिसिटी लेने के लिए ये कर रहा था, दूसरा ये सामने आ जाती है बात कि वर्दी में बैठा आसिम मुनीर पूरा पाकिस्तान चलाए, पूरी पॉलिटिक्स करे,
इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को हटाए, जीते हुए प्राइम मिनिस्टर को जेल में भेजे और हारों वो को हुकूमत दे दे। अमेरिका के ट्रंप से लेके, ईरान के प्रेसिडेंट से लेके, अरब कंट्रीज के लीडर से लेके पूरी दुनिया में डीलें ये करे, एक वर्दी में बैठा हुआ वो पॉलिटिक्स कर सकता है, और ये एयरपोर्ट पे बैठा हुआ आपस में अपने कोलीग से एक बात नहीं कर सकता। तो इसको, तो भाई साहब तुमने कभी आज तक आसिम मुनीर पे एतराज क्यों नहीं किया? अगर तुम्हें इतना ही डेमोक्रेसी का और वर्दी का एहतराम है कि वर्दी पॉलिटिक्स नहीं कर सकती, तो तुमने आज तक आसिम मुनीर को क्यों कुछ नहीं कहा? जब इतना ज्यादा हंगामा मचाना, तो ये कहता है कि मुझे कहा जा रहा है कि यूनिफॉर्म वाले ने कुछ कह दिया तो इकरारुल हसन को बर्दाश्त करना चाहिए। तो फिर आप लोग यूनिफॉर्म वालों पे इतनी क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो आप भी बर्दाश्त करें, यानी ये कह रहा है कि आर्मी के ऊपर आप क्रिटिसाइज नहीं करें। आ गई ना बिल्ली थैले से बाहर, टाउट। तो मसला ये है कि एयरपोर्ट पे एक पासपोर्ट चेक करने वाला FIA का आदमी पॉलिटिक्स पे बात नहीं कर सकता, लेकिन एक जनरल की वर्दी पहनने वाला पॉलिटिक्स भी करे, इकोनॉमिक्स भी करे, डिप्लोमेसी भी करे, सब करे। और ये भाई साहब अवाम राज पार्टी बना के, और इसने कहा कि मेरी पार्टी में कोई जागीरदार नहीं होगा, कोई बड़ा आदमी नहीं होगा, और मैं इसमें कभी इलेक्शन में नहीं खड़ा होऊंगा, मैं आम आदमियों को खड़ा करूंगा। और भाई साहब ये MQM ने किया था, यही अल्ताफ हुसैन ने किया था कि मैं पॉलिटिकल पार्टी चलाऊंगा और उसमें मैं कभी इलेक्शन में नहीं जाऊंगा और मैं आम आदमियों को भेजूंगा। और वो एक सक्सेसफुल तजर्बा था जो कि अल्ताफ हुसैन ने कर दिखाया। वो एक कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी थी अल्ताफ हुसैन की। उन्होंने कभी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, हर इलेक्शन में इन्होंने आम आदमियों को, बस कंडक्टर को, नीचे के लोगों को, और पढ़े लिखे भी भेजे, इंजीनियर काफ़ी थे, डॉक्टर्स जाते थे, लेकिन मिडिल क्लास के लोग पाकिस्तान में पहली बार हुआ और ये शायद आखिरी बार हुआ। वो अल्ताफ हुसैन ने काम किया था और वो लगातार सक्सेसफुल रहा। 86 में कराची का मेयर एक मिडिल क्लास डॉक्टर बनाया अल्ताफ हुसैन ने। तो 2016 तक ये 40 साल ये सिलसिला चलता रहा, 30 साल। फिर इसके बाद आर्मी ने MQM को टेक ओवर कर लिया, दैट इज अनदर थिंग। एक और मिडिल क्लास लीडरशिप आई PTM की, उसने भी 2 MP बनाए थे, वो 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाए, और मंजूर पश्तीन कभी इलेक्शन में खड़ा नहीं हुआ, वो सब चीज़ें। लेकिन वो एक लिमिटेड लेवल पे था, और वहाँ पे जिस इलाके में PTM बनी थी वहाँ ऑलरेडी इमरान खान का इतना वोट बैंक था कि मुश्किल था उसको क्रश करना। कराची में एक वैक्यूम था जो कि MQM ने पूरा किया था। तो ये MQM की नकल करके PTI का वोट बैंक तोड़ना चाह रहा है। ऐसे ऐसे कई टाउट्स आर्मी लॉन्च करती रहती है। ये अपनी इज्जत तेजी से खो रहा है तो खो लेगा। अजीज दोस्तों, बात आई जर्नलिज्म की, तो ये हामिद मीर की बेटी है और पाकिस्तान टीवी ने इसको सिलेक्ट किया है यूनाइटेड नेशंस रेवकॉन रिपोर्टर्स ग्रुप में। और ये है कि ये वहाँ पे इंटरनेशनल प्रोग्राम स्टारलिंक सेंटर्स डेवलपिंग स्टोरी प्रोजेक्ट कवरिंग यूनाइटेड नेशंस ट्रीटी और ये सब करेगी। मैंने आपको बताया था कि हामिद मीर इस वक्त आर्मी की पूरी गुड बुक्स में है और वो पूरा सिस्टम अब आर्मी का सबसे बड़ा स्पोक्स पर्सन है। वो हामिद मीर जो जिसके बाप ने अवामी लीग को सपोर्ट किया था और बांग्लादेश आज़ादी में उसके बाप का एक किरदार था, जिसको बाद में हसीना वाजिद ने हामिद मीर को दावत दी थी ढाका में अवार्ड, अपने बाप के बिहाफ पे अवार्ड लेने के लिए। वो हामिद मीर फिर आज हसीना वाजिद को क्रिटिसाइज करता है। वो हामिद मीर जो गोलियां लगती हैं जब इसको, तो स्ट्रेचर पे लेट के कहता है कि ISI का काम है।
लेकिन फिर ऐसा इसका स्क्रू टाइट किया गया और ऐसा सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ और फिर इसके भाई को हाई लेवल की पोस्ट दी गई, इसकी बेटी को पीटीवी में, मतलब करोड़ों कमा रही है इसकी बेटी। तो अब इसने सोचा चल माल बनाओ यार, तो ये चल रहा है। अब एंड पे मैं आजीज दोस्तों आपके सामने एक और मुद्दा रखूंगा, वो ये है कि फेडरल मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा है कि हमारे पास एक दिन का पेट्रोल भी रिजर्व पे नहीं चल रहा और ईरान अमेरिका जंग ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही और हमारे पास एक दिन का भी पेट्रोल नहीं बचा। अजीज़ दोस्तों, जब आप इस तरह के काम करते हो ना, दलाली वाले काम, तो फिर यही होता है। और स्मगलिंग पे काम चल रहा है इस वक्त, दबा के स्मगलिंग हो रही है। ईरान का पेट्रोल कोई नहीं खरीद सकता अमेरिका की इजाज़त के बगैर, लेकिन स्मगलिंग खुल के हो रही है और अमेरिका आंखें बंद करके बैठा है। कब तक ये पाकिस्तान अमेरिका की गुड बुक्स में रहेगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन सबको पता है कि डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने साफ कहा था कि हमें अमेरिका ने हमेशा टॉयलेट पेपर की तरह यूज़ किया है। तो इस बार भी अमेरिका टॉयलेट पेपर की तरह पाकिस्तान को यूज़ कर रहा है। जब पूरा यूज़ हो जाएगा तो फ्लश कर देगा आराम से। जैसे कि अभी देखें ना, ये यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट की तरफ से कि इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेसिंग अपडेट, और उन्होंने अभी 21 जनवरी 2026 से डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने सारे वीज़ा इमिग्रेंट एप्लीकेशंस हैं ना, उनको रोक दिया है कुछ नेशनलिटीज़ के लिए, और उन कंट्रीज़ में पाकिस्तान भी शामिल है। तो आपको ये बताए कि इतना अमेरिका के जूते चाटने का क्या मकसद, क्या फ़ायदा। देखें, इन्होंने अमेरिका ने वजह यह दी कि हम देख रहे हैं कि जिन कंट्रीज से बहुत ज़्यादा माइग्रेंट्स आ रहे हैं अमेरिका में, हम उनको रोक रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा तो इंडिया के लोग आ रहे हैं, तो इंडिया तो इस लिस्ट में नहीं है। इंडिया को गालियां भी दे रहे हैं, इंडिया के बारे में बकवासें भी कर रहे हैं ट्रम्प और ये सब, लेकिन इंडिया के लोगों को नहीं रोका गया। बाकी, और इसमें मेजॉरिटी जो कंट्रीज़ हैं ना वो मुसलमान हैं। तो अजीज़ दोस्तों, अमेरिका की दलाली करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। क्यों कि ये अमेरिका के हिस्ट्री के सबसे पावरफुल होम मिनिस्टर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेनरी किसिंगर ने कहा था एक बार कि ये बहुत ख़तरनाक होता है अगर आप अमेरिका के दुश्मन हैं, लेकिन अगर आप अमेरिका के दोस्त हैं तो ये इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक होता है। तो अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान अमेरिका की दोस्ती में किस हद तक कामयाब होता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये है कि पाकिस्तान कुछ कर नहीं सकेगा। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्ट। ऑनरेबल मेंबरान से रिक्वेस्ट है, जहां आप लोग तशरीफ़ रखते हैं वहां आवाज़ बहुत एको करती। अगर आपने गुफ्तगू करनी तो आप अंदर जाके गुफ्तगू करके फिर तशरीफ़ ले आइए। शुक्रिया। 2021 से लेके फरवरी 2026 तक 3141 शहादतें हुई हैं पाकिस्तान की अफवाज की, जिसमें ऑफिसर्स जो हैं 170 हैं। बहुत बड़ी तादाद है ऑफिसर्स की शहादतों की। जेसीओज जो हैं, जूनियर कमीशन ऑफिसर्स, 212 हैं, और हमारे जवान जो हैं, सोल्जर्स जो हैं, 2759, 2759। टोटल जो है वो 3141 शहादतें हुई हैं पिछले 5 साल, जिसमें ऑफिसर्स में आज़ाद जम्मू कश्मीर के 9 हैं, जेसीओज में 10 हैं, सोल्जर्स में 2015 हैं। टोटल शहादतें आज़ाद जम्मू कश्मीर की 2034 हैं।
आज़ाद जम्मू कश्मीर का कोई इलाका उन 4 ज़िलों में नहीं आता जिसकी तरफ महमूद खान साहब ने इशारा किया था। बलूचिस्तान के 11 ऑफिसर शहीद हुए हैं, एक जूनियर कमीशन ऑफिसर शहीद हुआ है और 91 सोल्जर्स जो हैं बलूचिस्तान के शहीद हुए हैं। ये उनका प्रोविंस है, लीडर ऑफ अपोजिशन का प्रोविंस है। 103 शहादतें हुई हैं। जीबी के 7 ऑफिसर शहीद हुए हैं, 3 जेसीओज हैं, 151 जो हैं